कुएं के जादुई 8 लहंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब किसी राज्य में एक सविता नाम की औरत अपनी बेटी मनीषा के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत गरीब थे। वो दोनों अपना जीवन बहुत ही मुश्किल समय में बिता रहे थे। एक दिन सविता अपनी बेटी मनीषा की शादी पक्की कर देती है और वो शादी के लिए तैयारियां करना शुरू कर देती है। अरे, बहुत से काम पड़े हुए हैं, मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। मुझे मनीषा के लिए कुछ कपड़े खरीदने होंगे और ज़रूरी सामान भी खरीदना होगा। इतना सोचकर सविता खरीदारी करने के लिए गांव के नज़दीक एक शहर में जाती है। शहर तक जाने का रास्ता जंगल से गुजरता था। जब सविता जंगल से गुजर रही होती है तो उसे जंगल से एक आवाज़ आती है। सविता वो आवाज़ सुनकर आवाज़ की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि उस पिंजरे के अंदर तो कुछ जानवर कैद हो गए हैं। अरे, ये क्या? इन जानवरों को पिंजरे में कैद कर लिया है। लगता है कोई शिकार यहाँ पर अपना जाल बिछा कर गया था और ये बेचारे मासूम जानवर इस पिंजरे में फंस गए हैं। मुझे इन्हें बचाना चाहिए। हमें बाहर निकालो, एक शिकारी ने हमें इस पिंजरे में कैद कर लिया है। वो हमें मार कर खाना चाहता है। उस शिकारी ने हम सभी जानवरों को कैद कर लिया है। वो शिकारी जल्द ही आता होगा। अगर हम इस पिंजरे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो वो शिकारी हमें किसी को बेच देगा या हमें मार कर खा जाएगा। कृपया करके आप हमें बचा लीजिए, हम सभी मरना नहीं चाहते हैं। ये सब तो ठीक है, परंतु मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? ये पिंजरा तो बहुत ही मजबूत है। इस पिंजरे से बाहर निकलने का एक उपाय है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गुफा है। उस गुफा के अंदर उस शिकारी ने ढेर सारा खजाना छुपा रखा है। उसी खजाने के अंदर इस पिंजरे की चाबी भी है। तुम्हें वो लेकर आनी है और इस पिंजरे को खोल देना है। इसके बाद सविता उस गुफा की तलाश करने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। थोड़ी देर बाद सविता को वो गुफा दिखाई दे जाती है। अरे, लगता है ये वही गुफा है, मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। इतना कहकर सविता उस गुफा के अंदर जाने लगती है। उस गुफा के अंदर सविता चाबी ढूंढने लगती है। तभी सविता चाबी उठाने के लिए आगे बढ़ती है। वैसे ही सविता देखती है, उसकी नज़र बहुत ही ज़्यादा कीमती खजाने के ऊपर जाती है, जहाँ पर बहुत ही कीमती कीमती हीरे जवाहरात रखे हुए थे। परंतु सविता लालच में ना आकर केवल चाबी उठा लेती है और वो वापस पिंजरे के पास जाती है। उसके बाद वो पिंजरा खोल देती है। उसके बाद वो सभी जानवर आज़ाद हो जाते हैं। पिंजरे से बाहर निकलकर जानवर अपना रूप बदल लेते हैं और वो 8 परियों के रूप में बदल जाते हैं। अरे, आप तो परियां हैं। मैंने आपको आज़ाद कर दिया है। अब आप खुले आसमान में घूम सकती हो। हाँ सविता, तुमने हमारी जान बचाकर एक बहुत ही नेक काम किया है। तुम बहुत ही ईमानदार और दयालु भी हो, इसलिए हम तुम्हें बदले में कुछ देना चाहते हैं। तुमने हम 8 परियों की जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हें 8 जादुई लहंगे देते हैं। तुम इन 8 जादुई लहंगे को गांव वालों से बचा कर रखना। अगर किसी को पता चल गया तो इन लहंगों का जादू खत्म हो जाएगा। परंतु मैं उन 8 लहंगों को कहाँ पर रखूंगी? सविता, तुम्हें लहंगों को छुपा कर रखना होगा। तुम्हारे घर के बाहर जो बहुत पुराना कुआं है, उस कुएं के अंदर तुम्हें 8 लहंगे डाल देना और तुम्हें जब भी किसी मदद की आवश्यकता हो तो तुम कुएं में आवाज़ देना। ये लहंगे तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद परी सविता को जादुई 8 लहंगे दे देती है। सविता वो सारे लहंगे लेकर अपने घर आ जाती है। घर जाने के बाद सविता वो सारी कहानी अपनी बेटी को बताती है। उसके बाद सविता उन सारे लहंगे को परी के बताए अनुसार पास के कुएं में रख देती है। अब इन लहंगों को कोई खतरा नहीं है, किसी को इन लहंगों के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह लहंगे कुएं में सुरक्षित हो जाते हैं और दूसरी तरफ सविता अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आता है, जिसमें सविता की झोपड़ी टूट जाती है और अब दोनों माँ बेटी बेघर हो जाती है। अरे, ये क्या हो गया?
मेरा घर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब मैं क्या करूंगी? अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी? अपने घर को टूटा हुआ देखकर दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और दोनों रोने लगती है। रोते रोते सविता के मन में ख्याल आता है कि वो परी के द्वारा दिए हुए जादुई लहंगे से इस समय मदद मांग सकती है, क्योंकि उसे मदद की बहुत आवश्यकता है। कविता उन जादुई लहंगों के पास जाती है। तभी लहंगे कहते हैं, सविता, हमारे रहते हुए तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस समय पैसों की आवश्यकता है, हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देते हैं। इसके बाद कुएं से एक लहंगा निकलकर ढेर सारे पैसे प्रकट कर देता है। ऐसा चमत्कार सविता और उसकी बेटी ने आज तक कभी नहीं देखा था। इसके बाद वो लहंगा वापस कुएं के अंदर चला जाता है। अरे वाह माँ, अब तो हमारे पास ढेर सारे पैसे आ गए हैं। अब हम इन पैसों से अपने लिए सुंदर सा घर खरीद सकते हैं। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम जल्दी एक नया घर खरीद लेते हैं। उन पैसों से सविता अपने लिए बहुत ही सुंदर सा घर खरीद लेती है। घर खरीदने के बाद सविता की देवरानी को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे, कल तक तो इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और आज देखो इन्होंने रहने के लिए घर भी खरीद लिया। मुझे पता लगाना होगा कि ये सविता रातों रात अमीर कैसे हो गई है। कल तक तो इनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं था और आज ये लोगों में पैसे बांट रहे हैं। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर माजरा क्या है। और उस दिन के बाद से अब सविता की देवरानी सविता के ऊपर नजर रखने लगती है। जहाँ भी सविता जाती उसकी देवरानी चुपके चुपके उसके पीछे जाती। एक दिन सविता कुएं के पास जाती है और वो कुएं से कहती है, हे जादुई कुआं, मैं गरीब लोगों के दुखों को दूर करना चाहती हूँ। जिस तरह आपने मेरी मदद की है वैसे ही मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ। इसलिए आप मुझे कुछ और पैसे दे दे ताकि मैं गरीब लोगों की जरूरत पूरी कर सकूँ। सविता के ऐसा कहते ही कुएं से सारे चमत्कारी लहंगे बाहर आ जाते हैं और वो सारे लहंगे मिलकर सविता को बहुत सारे पैसे देते हैं। तुम लहंगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन पैसों की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। और इसके बाद वो सारे लहंगे वापस कुएं के अंदर चले जाते हैं। सविता की देवरानी ये सब खड़े खड़े देख रही होती है। अच्छा, तो ये बात है, सविता इस तरह रातों रात अमीर हो गई है। इस कुएं के लहंगे इस सविता को पैसे देती है। मुझे किसी तरह से इससे ये लहंगे निकालने होंगे। उसके बाद मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। इसके बाद सविता की देवरानी रात होने का इंतजार करती है और रात होते ही वो दबे पांव सविता के घर के पास पहुंच जाती है और वो कुएं के अंदर चिड़ियों की सहायता से पहुंच जाती है। ये लालची औरत हमें यहाँ पर चुराने आई है, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। इसके बाद सारे लहंगे आपस में बिजली प्रकट करते हैं और सारी बिजली उस लालची औरत के ऊपर छोड़ देते हैं। हाय राम, मर गई रे, मर गई, कोई मुझे बचा लो। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई है जो मेरी मदद करे? कोई तो मुझे बचा लो, मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगी। बिजली के झटके खाने के बाद औरत कुएं से बाहर निकलती है और दुम दबाकर अपने घर पहुंच जाती है। घर आकर वो कहती है, सविता की बच्ची ने तो मुझ पर बहुत अत्याचार कर लिए, पर अब मैं और नहीं सहूंगी। मैं उस जादुई लहंगे को कुएं से चुरा कर रहूंगी। इस कहानी को आगे देखने के लिए हमें कमेंट करके बताएं और कहानी के अगले एपिसोड के लिए इंतजार करें। जादुई अंगूठी का जादू। एक बार की बात है, एक गांव में सुनीना नाम की लड़की रहती थी। बहुत छोटी उम्र में उसके माता का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती थी और उसके पिता उसकी मदद नहीं कर पाते थे। उसकी ये हालत देखकर उसके पिता सोचते थे कि मैं अपनी बेटी को किसी रिश्तेदार के घर छोड़ाता हूँ। एक दिन उसके पिता ने ऐसा ही करा और अपनी बेटी सुनैना को उसकी मामी के घर छोड़ आए। वो वहाँ पर कुछ दिन रही, पर उसका वहाँ मन नहीं लगा, इसलिए वो अपने घर वापस लौट आई।
अब उसके पिता राजीव को गांव वालों ने और रिश्तेदारों ने समझाया, देख बेटा, अभी तेरी बेटी बहुत छोटी है, एक काम क्यों नहीं करते, तुम उसके लिए एक नई माला दो। लोगों के समझाने के बाद उसने तय करा कि वो अपनी बेटी के लिए ही सही, और फिर उसने जल्द ही एक दूसरी शादी कर ली। परंतु जिस औरत से उसने विवाह करा वो बहुत तेज और चालाक थी और वो बहुत लालची किस्म की औरत थी। वो जैसे ही विवाह करके राजीव के घर में आई तो उसने सुनैना को देखकर बोला, अरे बेटी, तुम तो मेरी अपनी बेटी जैसी ही हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी और बहुत स्नेह से रखूंगी। परंतु असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक तेज चालाक औरत थी और वो सिर्फ अपने पति राजीव के सामने ऐसा दिखावा करती थी कि वो सुनैना को प्यार करती है। परंतु राजीव के काम पर जाते ही वो सुनैना से घर का सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती थी और उसे डरा धमका के रखती थी कि वो अपने पिता के सामने अपनी जुबान कभी ना खोले। सुनैना की दशा और खराब होती जा रही थी क्योंकि वो ना ही अब अपने पिता से कुछ बोल सकती थी और ना ही उन्हें सच्चाई बता सकती थी। वो बेचारी चुपचाप अंदर ही अंदर घुटती रही और ऐसे ही कुछ साल निकल गए। अब धीरे धीरे उसके पिता को आभास होने लग गया था कि उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर जुल्म करती है और उसके पिता राजीव भी अपने इस निर्णय पर पछतावा करते रहते थे। मैंने आखिर दूसरी शादी क्यों करी? अब मेरी बेटी को ज्यादा दुख मिलता है। इससे अच्छा था कि वह बिना माँ के ही रहती। एक बेटी ही तो थी, कम से कम उसकी सौतेली माँ उसे परेशान तो नहीं करती। फिर कुछ दिनों बाद राजीव की पत्नी सीमा को एक लड़की होती है। अब देखते ही देखते समय निकल जाता है और वो 10 साल की हो जाती है। अब दोनों लड़कियां बड़ी हो जाती है और अब सिर्फ सीमा ही नहीं, उसकी लड़की पायल भी उसके ऊपर बहुत जुल्म करती थी और उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। वो घर का एक भी काम नहीं करती थी और सुनैना से घर का सारा काम करवाती थी। वो दोनों माँ बेटी मिलकर सुनैना को बहुत परेशान करते थे, पर वो अंदर ही अंदर उन दोनों माँ बेटी से बहुत प्यार करती थी। सीमा दोनों बेटियों में बहुत भेदभाव करती थी और सुनैना को कोई नई चीज नहीं दिलवाती थी यहाँ तक कि वो कपड़े भी सिर्फ पायल को दिलवाती थी और जब उसके कपड़े पुराने हो जाते थे तो वो कपड़े सुनैना पहनती थी। अब दोनों बहनों का सपना था कि वो मॉडल बनके अपना नाम कमाए। एक बार की बात है, सुनैना और पायल को खबर मिलती है कि शहर में एक मॉडलिंग का कॉन्टेस्ट होने वाला है। फिर सुनैना अपनी माँ को जाकर बोलती है, माँ, मुझे भी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लेना है। मेरा भी बचपन से सपना था कि मैं भी एक मॉडल बनूं और पिक्चरों में काम करूं। क्या आप मुझे उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लेने के लिए इजाजत दे सकती हैं? अरे ओ बदसूरत लड़की, वो कॉन्टेस्ट तेरे लिए नहीं है, वो सिर्फ मेरी बेटी पायल के लिए है। तू सिर्फ इस घर में झाड़ू पोछा और खाना बनाएगी। तेरे को कोई हक नहीं है कि तू बाहर जाकर हमारा नाम खराब करे। आखिर तेरा बदसूरत चेहरा देखकर हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। तू इस घर में रहकर सिर्फ और सिर्फ घर का काम कर। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट तो मेरी बेटी लेगी। एक बार की बात है, राजीव ने सीमा और पायल को समझाया, तुम दोनों सुनैना के साथ इतनी जाति मत क्या करो। आखिर वह भी इंसान है और उसे बहुत बुरा लगता है। वह बताती नहीं है और वह पीछे पीछे रोती है और मुझे उसका दर्द देखा नहीं जाता। सुनिए जी, अगर आपको अपनी बेटी से इतना ही प्यार है तो अपनी सगी बेटी सुनैना को लेकर कहीं और जाकर क्यों नहीं रहते? हमारे साथ इस घर में क्यों रह रहे हो? अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप रहो, वरना यहाँ से चले जाओ। अब राजीव परेशान हो जाता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अब पायल के पास एक फोन आता है। हेलो मैम, कल कॉन्टेस्ट के फॉर्म भरे जाएंगे। अगर किसी को भी पार्टिसिपेट लेना है तो वो कल आकर अपना नाम लिखवा सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है। ये सुनकर पायल खुशी से पागल हो जाती है और डांस करने लगती है और वो अपनी माँ को बताती है, माँ, मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में जो जज है वो एक अमेरिकन मॉडल है, पर वो हिंदुस्तानी है और वो बहुत ही हैंडसम है और गुड लुकिंग है। अगर उन्होंने मुझे पसंद कर लिया तो वो मुझसे शादी कर लेंगे
और मैं इस देश की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। अच्छा माँ, मैं कल क्या पहन कर जाऊँ? बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तुझे नए कपड़े दिलवा दूंगी, तू चिंता मत कर। आखिर तू मेरी बेटी है, तू ही इस कॉन्टेस्ट की विनर होगी और वो जज भी तुझे पसंद करके तेरे साथ शादी कर लेगा। उसके बाद हम लोग अमीर बन जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सुनैना बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उसका भी मन था कि वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे, पर उसकी सौतेली माँ ने उसे मना कर दिया। इसलिए वो दुखी मन से बाहर आकर रोने लगी। अब वो अपनी सगी माँ को याद करते हुए उनसे पूछती है, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो आप मुझसे इतनी दूर चली गई हो? तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट होती है और उससे बोलती है, बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे आसपास रहती हूँ। आज मैं तुझे यहाँ पर कुछ देने आई हूँ बेटा, ये ले, ये एक जादुई अंगूठी है। इस जादुई अंगूठी से तू जो मांगेगी वो पूरा हो जाएगा। सुनैना उस अंगूठी को पहन लेती है। उसकी माँ बोलती है, बेटा पर याद रखना कि इस जादुई अंगूठी का जादू सिर्फ रात 12 बजे तक ही रहेगा। उसके बाद उसकी माँ अदृश्य हो जाती है। अब सुनैना जैसे ही वो अंगूठी पहनती है, उसकी वेशभूषा बदल जाती है और वो एक सुंदर और खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उसके कपड़े, उसके बाल सब बहुत सुंदर हो जाते हैं और वो अंगूठी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही होती है। अब जैसे ही वो सुंदर बन जाती है, वहीं से वो कंपटीशन की ओर निकल जाती है और वहाँ पर पहले से ही उसकी बहन पायल और उसकी माँ सीमा पहुँच गई होती है और वहाँ पर मॉडलिंग का प्रोग्राम चल रहा होता है। वहाँ पर दुनिया भर से लड़कियाँ आई हुई होती है और अब सुनैना भी उनके साथ जाकर खड़ी हो जाती है और वो लड़कियों के साथ मॉडलिंग करने लगती है। तभी जज की नज़र सुनैना पर जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षक लग रही थी। तभी सुनैना की नज़र घड़ी पर जाती है और उसमें 12 बज जाते हैं और वो दौड़ दौड़ कर घर की ओर आने लगती है। और अब मॉडलिंग के जज भी सुनैना की ओर भागने लगते हैं, क्योंकि वो सुनैना को पहली ही नज़र में देखकर उसे पसंद कर लेते हैं। वो समझ नहीं पाते कि वो इतनी तेज क्यों भाग रही है। भागते भागते सुनैना की अंगूठी उसके हाथों से गिर जाती है और अब वो अंगूठी मयंक के हाथों में आ जाती है और वो उस अंगूठी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। सुबह होते ही वो अपनी टीम को बुलाते हैं। पता करो यह अंगूठी कौन सी मॉडल की थी, मुझे वह मॉडल पसंद आई है, मैं उसी के साथ शादी करूंगा और उसी को अपने पिक्चर में काम दूंगा। अब मयंक की टीम उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो सारी लड़कियों के हाथों में उस अंगूठी को डाल के देखते हैं, पर किसी को भी वो अंगूठी फिट नहीं आती और वो पूरा 1 दिन लगाते हैं, पर उन्हें सुनैना का पता नहीं चलता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो लड़की कौन थी, क्योंकि सुनैना ने तो अपना फॉर्म भरा ही नहीं था, इसलिए उसका नाम मॉडलिंग लिस्ट में नहीं था, जिसकी वजह से वो सुनैना को नहीं ढूंढ पा रहे थे। अब मयंक परेशान हो गया था कि वो लड़की को कैसे ढूंढे। तभी रात हो जाती है और वो सो जाता है। फिर उसके सपने में सुनैना की सगी माँ आती है और वो उसे एक संदेश देती है, बेटा तुम उस लड़की को ढूंढ रहे हो ना, जिस लड़की ने अंगूठी पहनी थी। तुम एक बारी पायल के घर में जाओ और वहाँ पर छानबीन करो। मैं तुम्हें दावा करती हूँ कि वहाँ पर तुम्हें उस लड़की का पता चल जाएगा। तभी मयंक की आँख खुल जाती है और वो उठ जाता है और सुबह होते ही पायल के घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर पायल और सीमा परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो लड़की कौन है जो मयंक को इतनी पसंद आ गई और वो लड़की मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में कैसे आ गई। उस लड़की का तो फॉर्म में नाम भी नहीं था। अब मयंक जोर जोर से चिल्लाकर पायल को बाहर बुलाता है। तभी दोनों माँ बेटी मयंक की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है और हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे मयंक बेटा तुम यहाँ पर, लगता है तुम्हें मेरी बेटी पायल पसंद आ गई है, इसलिए तो आप दौड़े दौड़े यहाँ आ गए। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर उस लड़की को ढूंढने आया हूँ जिस लड़की ने यह अंगूठी पहनी थी।
तभी मयंक की नजर सुनैना पर पड़ जाती है और वो सुनैना को बुलाता है। तुम यह अंगूठी पहनकर दिखाओ। सुनैना अंगूठी पहनकर देखती है तो उसे अंगूठी एकदम फिट आ जाती है और अब मयंक सारी बात समझ जाता है। तभी सुनैना के पिता बाहर आकर मयंक को सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे उसकी सौतेली माँ और सौतेली बेटी उसके ऊपर जुल्म करते थे और उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। कितने सालों तक वो ऐसे घुट घुट कर जीती रही। अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों ने इस भोली सी लड़की पर इतना जुल्म करा है। अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ और तुम दोनों को जेल करवाता हूँ। नहीं मयंक जी, आप ऐसा मत करिए। आखिर ये दोनों जैसी भी है तो मेरी माँ और बहन ही ना। मैं इन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि इन दोनों के साथ कुछ गलत हो। तो देखा तुम दोनों ने, मेरी बेटी तुम दोनों से कितना प्यार करती है और तुम दोनों उसके ऊपर कैसे जुल्म करते रहे। आज भी तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही? जिस लड़की के साथ तुमने इतना गलत करा वह तुम दोनों को बचाने के लिए ही खड़ी है। सीमा और पायल दोनों शर्म के मारे रोने लग जाती है और उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा होता है। पर अब वो सुनैना से माफी मांगते हैं। बेटा, आज के बाद हम तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुम हमें माफ कर दो। सुनैना अपनी माँ और बहन को माफ कर देती है और दोनों के साथ प्यार से रहने लगती है। वहीं दूसरी ओर मयंक सुनैना को शादी के लिए प्रपोज करता है और सुनैना उसे हाँ बोल देती है और उन दोनों की शादी तय हो जाती है और अब वो दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं और साथ साथ प्रेम से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी प्यारी सी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।